नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर 9 उसका पार्ट 2 है ये, सॉरी 1 नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 1 चैप्टर है वो तो अपने पहले कर चुके हैं। जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ा था कि जंतुओं में जनन क्या होता है। जनन का अर्थ है कि कोई भी जीव जंतु चाहे मानव हो, वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीव जंतु को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। ये क्यों आवश्यक है? निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो देखो क्या है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो जनन होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसके बारे में अपने सारे पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसका जो लैंगिक जनन है, ये भी 2 प्रकार के जैसे हैं, एक आंतरिक जनन और एक बाह्य जनन। जो आंतरिक जनन होता है उसके अंतर्गत तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो मादा जो है उसके शरीर के अंदर होती है, उसे तो कहते हैं आंतरिक। लेकिन एक बाह्य होता है जिसमें जो भी निषेचन की क्रिया, जुग्मनज या जुग्मक बनने की जो भी प्रक्रिया है वो मादा शरीर के बाहर होती है, तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है कि ये लगभग जलीय जीव जंतु, जो प्राणी जलीय हैं, उनके अंतर्गत होता है। मछली, स्टारफिश, मेढक, इसमें क्या होता है, जो भी शुक्राणु और अंडाणु हैं वो मादा के शरीर के बाहर ही एक दूसरे से क्रिया करते हैं। तो ये बसंत ऋतु में जैसे आपने मेढकों को टरडाते हुए सुना होगा, तो इसमें दोनों मेढक एक दूसरे को, मादा और नर मेढक एक दूसरे को आवाज़ें देते हैं, तो जिससे मादा जैसे अंडाणु देती है और जो शुक्राणु हैं वो आपस में अपने ही जाति के अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलियित होते हैं और निषेचित होते हैं। जो अंडाणु और शुक्राणु जो क्रिया करते हैं, अपनी ही जाति के अंडाणु शुक्राणु से क्रिया करते हैं और निषेचित होते हैं। वो अपनी जाति को पहचान लेते हैं, पानी के अंदर तैरते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं और जुग्मनज बनाते हैं। जो अंडाणु और शुक्राणु हैं वो तो क्या होती है, एकल कोशिका होती है, लेकिन जुग्मनित होने के बाद ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय बन जाते हैं। इसके बाद देखो मेढक के अंडे बता रखे हैं, वो सारी बातें हैं आपको जो मैंने बताई है वही है इसके अंतर्गत, कि मादा जैसे ही अंडे देती है तो नर उस शुक्राणु छोड़ देता है उस पर, बाहर क्रिया होती है, अंडों के अंदर शुक्राणु घुस जाता है और उसके अंदर वो निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में ये निषेचन पाया जाता है। जब भी ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, लेकिन सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, इसमें से कुछ ही अंडों का निषेचन होता है। ये देखो, ये गर्भाशय है, रोपित भ्रूण जो होता है वो यहाँ पे होता है। अंडोस्कर, जहाँ से अंडे अंदर जाते हैं अंडाशय के अंदर, इन अंडों से क्रिया करती हैं। इसके बाद देखो भ्रूण का जो परिवर्धन है वो कैसे होता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जुग्मनज बनते हैं। जो शुक्राणु और अंडाणु है वो तो क्या है, एकल कोशिकीय होते हैं, लेकिन जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसके बाद क्या होता है, जुग्मनज बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इनकी जो संरचना होती है बहुत छोटी होती है और एक दीवार के सहारे विरोपित हो जाते हैं, और इसका निरंतर विकास होता रहता है, हाथ पैर धीरे धीरे करके। और इसका एक निश्चित टाइम होता है, हर जाति के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड होता है भ्रूण के रोपण का। किसी जाति में कुछ टाइम लगता है, किसी जाति में कुछ टाइम लगता है, लेकिन जो मानव जाति के अंदर इसका जो टाइम पीरियड है वो 9 महीने है। ऐसे ही पशुओं के अंदर है, लेकिन कईयों के 6 महीने, कईयों के कुछ अलग अलग टाइम होता है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, ये क्या करती है, अंडों को जन्म देती है, जिससे चूजे निकलते हैं।
तो निषेचन के फौरन बाद ही जुगमनस लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। तो मुर्गी में अंडे पर दिखाई देने वाले कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित क्या है, परत है। और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना टाइम लगता है, 3 सप्ताह का। हर जाति, हर मनुष्य, हर जीव जंतु के अंदर जो ये प्रजनन की प्रक्रिया का टाइम है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी में कितना टाइम लगता है, किसी की अवधि कितनी होती है। तो इसके बाद देखो, जो बाहर निषेचन वाले जंतुओं में जो भ्रूण का विकास है वो क्या होता है, मादा शरीर के बाहर ही होता है और आंतरिक निषेचन में अंदर होता है। इसके बाद है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। हमने जाना है कि कुछ जो जंतु होते हैं विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु विकसित होते हैं। कुछ तो क्या होते हैं जरायुज और अंडप्रजक का अर्थ है कि जरायुज तो फिर वो हुए जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन अंडप्रजक वो हुए जो क्या कहते हैं, पहले अंडे देते हैं और अंडों से फिर धीरे धीरे एक निश्चित अवधि के बाद शिशु निकलता है। तो वो कौन से हुए, अंडप्रजक जंतु हुए। और इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। तो कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करके करना सरल है, क्योंकि जो अंडे होते हैं वो मादा के शरीर के क्या होते हैं, बाहर देती हैं। परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वह अंडे देते ही नहीं है। यदि अंडे दें तो आप क्या एकत्रित करोगे, जब वो अंडे देते ही नहीं तो आप उनको कैसे एकत्रित कर सकते हो। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे देते ही नहीं। इनके माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। इसमें जरायुज जंतुओं के ये उदाहरण हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता, ये क्या हैं, जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अंडप्रजक हो गए जैसे मुर्गी, वो क्या देती है, पहले अंडे देती है और 3 सप्ताह के बाद उस अंडे में से शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। इससे शिशु से वयस्क नवजात जन्मे प्राणी या अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। वयस्क होने एक निश्चित, जैसे अपने मानव जाति के अंदर ही आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, धीरे धीरे उसके बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ती रहती है, उसका दिमाग, उसके बाल, मतलब हर जगह चीज़ है बढ़ती रहती है। लेकिन एक निश्चित आयु 16, 17 या 18 साल तक ही बढ़ती है। उसके बाद क्या हो जाती है, वो जितनी भी हाइट करनी थी कर ली, उसके बाद वो ताउम्र उतनी ही हाइट में रहता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। तो वो तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो सकते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कर सकते हैं। पहले लार्वा को इल्ली भी कहते हैं, फिर प्यूपा और फिर वयस्क का निर्माण होता है। इसी प्रकार हर चीज़ में अंडे मेढक होगी, उसमें पहले अंडा, फिर टैडपोल और फिर क्या होता है, वयस्क बनता है। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन ये टैडपोल वयस्क या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है? वयस्क में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। तो ये मतलब हर में एक क्रम चलता है और तब तक वो उसमें उबड़ते रहते हैं जब तक वो वयस्क ना हो जाएं। तो देखो इसके बाद आता है कायांतरण, कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल के वयस्क में रूपांतरण को क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। कायांतरण मतलब उसके जो शरीर है वो ही पलट जाता है। इसके बाद अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में तो जैसे मादा और नर दोनों जुगनों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अलैंगिक जनन में वो क्या करते हैं, जैसे हाइड्रा या मुकुलन जैसे जो जीव जंतु या कुछ पदार्थ, कुछ भी कह लो, वो क्या करते हैं, अपने ही शरीर को इस प्रकार बनाते हैं कि उनके शरीर का एक हिस्सा अलग होकर दूसरे जीव जंतु के रूप में, उन्हीं के समान जीव जंतु के रूप में विकसित होकर जीवन यापन करने लगता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने दिया है, जैसे मेढक का जीवन चक्र के बारे में आपको बताया है, उसमें आया था कि अंडे के बाद ऐसे टैडपोल बनता है, उसके बाद का टैडपोल, और फिर वो क्या होता है, एक वयस्क मेढक बन जाता है। फिर चाहे वो जितनी भी उम्र रहे वो इसी में ही रहता है। इसके बाद वो अपने शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। इसके बाद हाइड्रा के बारे में बताया गया है। देखो ये हाइड्रा है, ये प्रारंभिक हाइड्रा है, इसमें थोड़ा सा उबार है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद थोड़ा सा उबार और हो जाता है,
उसके थोड़े दिनों के बाद थोड़ा बड़ा उभार हो जाता है और धीरे धीरे ये वाला जो भाग है यहाँ से कट कर ये एक अलग हाइड्रा के रूप में जीवन यापन करने लग जाता है। ये वाला जो भाग है फिर अलग हो जाता है और इस प्रकार जो उत्पन्न होते हैं ना, जो हाइड्रा उत्पन्न हुआ उसका जो शरीर है और जो पहले वाले हाइड्रा के शरीर की संरचना बिल्कुल एकदम समान होती है, लेकिन लैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होती है उसके शरीर का जो आकार और उसके लक्षण होते हैं वो बिल्कुल समान नहीं होते। समान होते हैं अपने माता पिता के, लेकिन बिल्कुल समान नहीं कह सकते। इसके बाद देखो कि हाइड्रा में एक से अधिक वही चीज़ें हैं, उन्हें क्या कहती हैं, मुकुल कहती हैं। फिर धीरे धीरे वो अलग एक जीव को जन्म दे देते हैं और इस जन्म को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार अमीबा में द्विविखंडन होता है। अमीबा में भी क्या होता है, द्विविखंडन वैसे ही होता है। हाइड्रा में तो मतलब ऐसे एक बना और यहाँ से अलग हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में से द्विविखंडन का अर्थ है दो बन जाते हैं। एक अमीबा से क्या होते हैं, दो बन जाते हैं। जैसे ये अमीबा पहला है, फिर थोड़ी सी ऐसी संरचना ली, फिर बीच में ऐसे जुड़ गया और उसके बाद अलग होकर दो अलग से बन गई, तो इसकी दो संतति बन गई। इसका अर्थ ये क्या है, द्विविखंडन। अमीबा दो भागों में विभाजित होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन, और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। उसी से ही वह आगे एक का निर्माण होता है। ये है डॉली की कहानी। एक क्लोन थी जिसका बारे में आप सभी को पता होगा कि इसकी क्लोनिंग की गई थी, कि माता की स्तन ग्रंथि से कोशिका को लिया गया, ऐसे ही किसी नर से लिया गया, तो उनको आपस में अभिक्रिया कराकर एक भेड़ को तैयार किया गया था। और इसका भेड़ का जो तैयार हुआ था, इसको जन्म दिया डॉली, और इसका जो हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को उसका जन्म हुआ और इसको नाम दिया डॉली। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। किसी स्तन का जो क्लोन किया गया था ये पहला था, और इसकी जो मृत्यु होगी थी वो 14 फरवरी 2003 को होगी थी। दुर्भाग्य से इसके फेफड़ों के रोग के कारण होगी थी। डॉली एक फिन थोर्स्टेड भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वो बहुत से जन्म से पहले ही मर जाते थे। कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इसके पहले या बाद में किसी का भी स्तनधारी का क्लोन तैयार नहीं कर सके। तो डॉली ही एक पहली भेड़ थी जिसका स्तनधारी का क्लोन तैयार किया गया था। इसके बाद देखो इस पाठ में आपने क्या सीखा कि जंतुओं के जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में वही अपने शरीर का एक भाग अलग करता है, जैसे अमीबा में द्विविखंडन और हाइड्रा का मुकुलन। इसके बाद इसके अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा जननांग के भाग है, और नर जन के वृषण, शुक्राणु, नली और शीशन है। अंडाशय मादा जुग्मज उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। और इसी प्रकार आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ा आपने। अंड प्रजक और येराजुज और अंडज इनके बारे में पढ़ा, और अमीबा के बारे में, हाइड्रा के बारे में सारे अपने पाठ किया। आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।